हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम रेस्टोरेंट पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसकी मैंने अभी तक आपको 6 क्लासेज करा दी हैं और उन 6 क्लासेज में हमने रेशियो के सारे टाइप पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस सभी वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और मेरे चैनल पर रेस्टोरेंट पर क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे तो रेस्टोरेंट पर क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आज जो हमारी वीडियो का मोटिव है वो है मिसलेनियस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन उन किसी भी टाइप में एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहे थे तो उसको मैंने एक मिसलेनियस शीट में डाल दिया है। इससे क्या फायदा होगा, हमें टाइप वाइज हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमें सारे टाइप समझ में आ गए हैं। अब ये दो दो टाइप को मर्ज करके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इन क्वेश्चनों को मैं सबसे बेस्ट तरीके से आपको कराऊंगा। आपको पता लगेगा कि ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इनके लिए बेस्ट अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। वैसे तो आप इन सभी क्वेश्चनों को निकाल ही लेते हो, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच पता होनी चाहिए जिससे आपका समय बचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, रेशियो का बेसिक मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैं 6 वीडियोज में अच्छे तरीके से टाइप वाइज आपको बता चुका हूँ। आज है हमारा मोटिव जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, उनको कैसे सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। एक आदमी ने दो टाइप की सॉक्स का ऑर्डर किया है, एक ब्लैक और एक ब्राउन। तो मैंने ये मान लिया कि जो एक ब्लैक है और एक ब्राउन, जो उसने बताया ब्लैक तो थे 4 पेयर सॉक्स के और ब्राउन के कुछ सॉक्स ऑर्डर किए हैं और वो कुछ को मैंने मान लिया एक्स। अब यहां से आगे पढ़ते हैं। फिर बोला गया है द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर। जो ब्लैक सॉक्स का प्राइस है वो ब्राउन से डबल है। अगर मैं ब्राउन का 1 यूनिट मान लेता हूं प्राइस तो ब्लैक का हो जाएगा 2। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है while preparing the bill of while preparing the bill the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake which increased the bill by 50%। भाई क्या हुआ, जब क्लर्क ने बिल बनाया तो उसने सॉक्स के प्राइस को इंटरचेंज कर दिया। जो ब्लैक पेयर थे उनका तो प्राइस लगा दिया ब्राउन वाला और जो ब्राउन पेयर थे उनका प्राइस लगा दिया ब्लैक वाला। और इससे क्या हुआ, जो बिल है वो 50% बढ़ गया है। और अब आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स। आपको सिर्फ ये बताना है कि ब्लैक और ब्राउन जो सॉक्स हैं उनका रेशियो क्या है। देखिए, क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई थी वो हमने लिख दी हैं कि ब्लैक जो सॉक्स ऑर्डर की गई है वो 4 पेयर है और ब्राउन हमें पता नहीं थी वो एक्स मान लिया। दूसरी चीज बताई गई, जो ब्लैक सॉक्स हैं उनका प्राइस ब्राउन से डबल है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंटरचेंज नहीं होता तो हमारा एक्चुअल बिल क्या होने वाला था। एक्चुअल बिल कैसे निकाल लेंगे हम इस रेशियो को ही 1 मिनट के लिए ओरिजिनल वैल्यू मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि अगर ब्लैक 4 पेयर है और एक पेयर का रेट 2 यूनिट है तो टोटल कितना खर्च हो जाएगा, 8 यूनिट। ये बात क्लियर है भाई। हमने 2 यूनिट ब्लैक पेयर का प्राइस मान लिया है और हमने 4 पेयर खरीदे हैं तो 4 दूनी 8। और जो ब्राउन पेयर है उसका प्राइस है 1 यूनिट और वो हमने खरीदे हैं एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स एकम एक्स। तो जो हमारा एक्चुअल बिल बनने वाला था वो बनने वाला था 8 प्लस में एक्स। लेकिन गलती से क्या किया, ब्लैक का प्राइस लगा दिया है 1 यूनिट और ब्राउन का प्राइस लगा दिया है 2 यूनिट। अब बिल क्या बन गया है, नाउ ब्लैक का जो एक्चुअल बिल बने, अब जो बिल बनेगा 4 गुणा में 1 4 और x गुणा में 2 2x। ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। अब की बार जो ब्लैक हमारी सॉक्स हैं उनका रेट 1 यूनिट है तो 4 गुणा में 1 4। अब जो ब्राउन सॉक्स हैं उनका रेट अब 2 यूनिट है तो 2 गुणा में x 2x। और ये बताया गया है, अब ये जो बिलिंग करी है ना इसकी वजह से आपका बिल जो है वो 50% बढ़ गया है। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों को फ्रैक्शन में लूं तो मैं ये बोल सकता हूं जो पहले बिल 100% था अब 50 बढ़ गया है 150। ये बात भी क्लियर है। जो पहले बिल था उस ये चेंज करने की वजह से जो बिल में इंक्रीज आया है वो 50% का आया है। तो पहले मैंने ये मान लिया पहला बिल था 100%, अब उसमें 50 जोड़ दिया, अब वाला बिल है 150%। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
5 3 5 2, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, 3 इधर आगे गुणा हो गया, 3 8 24, 3 एकम 3x, ये 2 इसके साथ गुणा होगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये 3x उधर चला गया, 4x में से घट गया 1x आ गया है, ये 8 इधर आया घट गया, 24 में से 8 गए 16, x की वैल्यू आ गई हमारी 16, और हमने x क्या मानना था, x मानना था हमने ब्राउन पेयर। इसका मतलब ब्लैक तो पेयर थे हमारे 4 और ब्राउन पेयर थे 16, और इनका रेशो बताना था। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 1:4, और आपका आंसर है सी। भाई क्वेश्चन में सिर्फ एक लैंग्वेज थी, आपने जो जो क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करा, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख ले। चलिए आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है ये भी बस जस्ट सिर्फ लैंग्वेज का ही खेल है भाई। क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि टॉम इज चेसिंग जेरी। टॉम जो है वो जेरी का पीछा कर रहा है। इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम टॉम जंप्स 8 टाइम वाइल जेरी जंप्स 6 टाइम। वो ये कह रहा है कि टॉम जो है वो जेरी का पीछा कर रहा है, और टॉम जितने समय में 8 जंप लेता है, जेरी उतने समय में 6 जंप लेता है। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, वो लिखते हैं पहले। टॉम जितने समय में 8 जंप लेता है, जेरी उतने समय में 6 जंप लेता है। ये है हमारे जंप। फिर आगे बोला गया है बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉम इन 7 जंप इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय जेरी इन 5 जंप्स। टॉम जो है जो 7 जंप में वो जितनी दूरी तय करता है, जेरी जो है उतनी दूरी 5 जंप में तय कर देता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि टॉम 7 जंप में जितनी दूरी तय करता है, जेरी उतनी दूरी 5 जंप में तय कर देता है। फिर आगे बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी की आपने स्पीड निकालनी है, उसका रेशियो बताना है क्या है। देखिए हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन दी हुई थी। पहला ये कि टॉम जो है वो जेरी का पीछा कर रहा है, और टॉम 8 जंप जितने समय में लेता है, जेरी उतने समय में 6 जंप लेता है। दूसरा बताया गया आपसे कि टॉम के 7 जंप की जो दूरी है वो जेरी के 5 जंप के बराबर है, और आपसे पूछी गई है दोनों की चाल का अनुपात। सबसे पहले अगर आपने चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है दूरी बटे में समय। अब मैंने एक बार तो टॉम की चाल निकालनी है और एक बार जेरी की चाल निकालनी है, तो आपने एक बात ध्यान देनी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि समय दोनों बराबर लेते हैं। टॉम 8 जंप लेने में जितना समय लेता है, जेरी उतना ही समय 6 जंप लेने में लेता है। तो टाइम जो है वो दोनों में बराबर है, यानी कि टाइम से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने सिर्फ दूरी निकालनी है। अब हम दूरी कैसे निकालें, दूरी के बारे में याद दिया गया है आपको कि टॉम के 7 जंप की दूरी जेरी के 5 जंप के बराबर है। इसका मतलब जेरी के 7 कदम की दूरी टॉम के 5 कदम की दूरी के बराबर है। इसका मतलब टॉम के जो कदम है वो है 5 यूनिट, ये ले लिया मैंने, और जेरी के जो कदम है वो है 7 यूनिट। टॉम एक कदम में 5 यूनिट की दूरी तय करता है, और उसने कदम लिए हैं 40। इसका मतलब उसने दूरी तय की है 40 यूनिट। जेरी जो है वो एक कदम में 7 यूनिट दूरी तय करता है, उसने कदम लिए हैं 6, तो 6 7 42, ये उनकी दूरी है। और समय दोनों में बराबर है, अगर डिवाइड में दोनों के समय करेगा तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। इसको सोल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया है 20:21। अगर थोड़ा डाउट है एक बार दोबारा बता देता हूं। पहले ये बोला गया था कि टॉम 8 जंप लेता है उतने ही समय में, जेरी उतने ही समय में 6 जंप लेता है। दूसरा बताया गया कि टॉम के 7 जंप की दूरी जेरी के 5 जंप के दूरी के बराबर है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम ये मान सकते हैं कि जेरी जो है वो 7 यूनिट तय करता है एक कदम में, और टॉम जो है वो एक कदम में 5 यूनिट दूरी तय करता है, और वो यहां लिख दिया। टॉम जो है 5 यूनिट दूरी तय करता है, 8 कदम में कितनी कर देगा, 40। जेरी 7 यूनिट करता है, 6 कदम में 42 कर देगा, और इनका रेशियो निकाल दिया और आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ एक के ऊपर मैंने लिख भी रखा है
ताकि आपको पता चले कि मैं ऐसे ही कहीं से क्वेश्चन उठा के नहीं लेके आ रहा हूँ, जो जेन्युइन क्वेश्चन है वही कराए जा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, ए मैन लीव्स ₹8,600 टू बी डिवाइडेड अमंग 5 सन्स, 4 डॉटर्स एंड 2 नेफ्यूज। भाई एक आदमी ने 8,600 रुपये छोड़े हैं बांटने के लिए 5 पुत्र, 4 पुत्री और 2 भतीजे। फिर आगे बोला गया है, इफ ईच डॉटर्स रिसीव 4 टाइम एच मच एज ईच नेफ्यू। पहले यहां तक सोल्व करते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा नहीं। पहले ये बोला है कि जो कुल पैसे बांटने हैं वो है 8,600। दूसरा बताया गया है, एक तो है 5 तो सन्स हैं, 4 डॉटर्स हैं और 2 नेफ्यूज हैं। ठीक है, अब आगे बताया गया है, अब इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है। पहले डॉटर का नेफ्यू के साथ दिया हुआ है, फिर नेफ्यू का सन के साथ दिया हुआ है। अब वो लिखते हैं, ये बोला गया है, इफ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम एज मच एज ईच नेफ्यू। नेफ्यू को जितने पैसे मिलते हैं डॉटर को उससे 4 गुने मिलते हैं। मैंने ये मान लिया, अगर नेफ्यू को 1 यूनिट मिलते हैं तो डॉटर को मिलेंगे 4 यूनिट। फिर आगे बोला गया है, एंड ईच सन रिसीव्स 5 टाइम एज मच एज ईच नेफ्यू। सन को नेफ्यू से 5 गुना ज्यादा मिलते हैं। अगर नेफ्यू को 1 यूनिट मिलते हैं तो सन को 5 यूनिट मिलते हैं। ये यहां से रेशियो निकल के आ गया है। पहले अगर मैं यहाँ को इसको एक बार के लिए यूनिफॉर्म रेशियो निकाल दूं, इनको मर्ज कर लूं तो क्या आएगा। देखिए वैसे तो इस रेशियो को निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं आपको, लेकिन एक छोटी सी की बताई थी मैंने आपको। दोनों में कॉमन है नेफ्यू। नेफ्यू का शेयर जो है उसका कंपैरिजन डॉटर के साथ भी कर रखा है और सन के साथ भी कर रखा है, तो इसका शेयर दोनों तरफ बराबर करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बराबर कर रखा है तो आपने कुछ नहीं करना, बस एज इट इज लिखना है। डॉटर का शेयर 4 यूनिट, नेफ्यू का शेयर 1 यूनिट और सन का शेयर 5 यूनिट। अब अगर मैं यहीं से पहले इनकी यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो हम वो बाद में चेक कर लेंगे हमने क्या निकालना है। अब तक हमारे पास डेटा था 8,600 रुपये बांटने हैं, 5 सन्स हैं, 4 डॉटर्स हैं और 2 नेफ्यूज हैं। और अब मैंने उनका शेयर भी निकाल दिया। एक डॉटर का जो शेयर है वो 4 यूनिट है, एक नेफ्यू का जो शेयर है वो 1 यूनिट है और एक सन का जो शेयर है वो 5 यूनिट है। अब यहां से अगर मैं ये निकाल लूं, एक सन को अगर 5 यूनिट मिल रहे हैं तो 5 सन को कितना मिलेगा, 25 यूनिट मिलेगा। अगर एक नेफ्यू को 1 यूनिट मिल रहा है तो 2 नेफ्यू को मिलेगा 2 यूनिट। अगर एक डॉटर को 4 यूनिट मिल रहा है तो 4 डॉटर को मिलेगा 4 चौके 16। एक्चुअल में ये इतने पैसे बटे हैं, सन्स को इतने मिले हैं, नेफ्यूज को इतने मिले हैं और डॉटर्स को इतने मिले हैं। इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो 25, 16, 41 और 2 43। इस तरीके से जो उनमें पैसे बटे हैं वो 43 यूनिट बटे हैं। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा था आपको कि कुल पैसे जो है वो 8600 हैं। इसका मतलब जो हमारी 43 यूनिट है वो 8600 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे यहाँ से, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, जैसे यूनिट कम होती है ये उधर जाके भाग हो जाएगा, 43 से इसको भाग करेंगे तो 200 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया है आपका 200। अब देखते हैं हमने क्या निकालना है। आपसे पूछा गया था हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव। प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक पुत्री को कितना भाग मिलता है। डॉटर को मिलता है हमें 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वो निकाल देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 आ गया। सी आपका आंसर है। भाई समझ आ गया होगा। अगर एक बार थोड़ा सा रिकैप दूं, कुल पैसे इतने बांटने थे, इतने पुत्र थे, इतनी डॉटर थी और इतने नेफ्यूज थे। उनके शेयर का रेशो दे रखा था कि डॉटर को नेफ्यूज से 4 गुना मिलता है, सन्स को नेफ्यूज से 5 गुना मिलता है, तो वो लिख दिया 4, 1, 5। जितने नंबर ऑफ नेफ्यूज, डॉटर और सन्स थे वो शेयर के साथ गुणा कर दिए और टोटल पैसे के बराबर कर दिए। 1 यूनिट का मान निकाल दिया। 1 यूनिट के मान के बाद जो आपने निकालना था उसकी वैल्यू रखी और आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। भाई इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन ले रखे हैं। मिसलेनियस का मतलब यही है कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का है। लेकिन अगर आपने रेशो के सारे टाइप सीखे हैं, आप सारी वीडियोस देख के आए हो, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉइज। एक ऑफिस में 1200 एम्प्लॉई हैं। द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर्स ऑफ स्टाफ इज 8:7। ये बोला गया है कि जो कुल एम्प्लॉई हैं वो तो हैं 1200,
उसमें दो कैटेगरी हैं, एक है अर्बन और एक है रूरल, और इनका जो रेशियो है वो है 8:7। अगर मैं क्वेश्चन को बाद में पढ़ूं, पहले मैं यहीं तक कि ये देखूं कि इनमें से अर्बन कितने हैं और रूरल कितने हैं। अनुपात तो दिया हुआ है, अगर मैं ओरिजिनल एम्प्लॉय निकालना चाहता हूं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास यूनिटरी मेथड होता है। मुझे अगर 1200 को 8:7 में बांटना है तो मैं 1 यूनिट का मान निकाल लूंगा, और 1 यूनिट का मान कैसे आएगा, 1200 को इन दोनों अनुपात को जोड़कर भाग कर दूंगा, 8 और 7 15, 15 से भाग कर दिया, 1 यूनिट का मान जो है आपका वो 80 आ गया है। अगर 1 यूनिट का मान 80 आ गया है, 80 से इसको गुणा करेंगे तो अर्बन एम्प्लॉय आ जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो रूरल आ जाएंगे। 80 से 8 को किया तो ये आ गए हैं 640। जो अर्बन एम्प्लॉय थे, शहरी एम्प्लॉय थे 640। 80 से इसको गुणा कर दिया 7 8 56, जो रूरल एम्प्लॉय आगे हैं वो आगे हैं 560। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉयज, कुछ नए एम्प्लॉयज ने ज्वाइन कर लिया है, आउट ऑफ विच 20 आर रूरल्स एंड द रेशियो बिकम्स 5:4। कुछ एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया जिसमें ये बताया गया है कि जो रूरल थे ना वो 20 थे, और जो बाकी बचे हुए थे वो अर्बन थे, वो पता नहीं है कितने, वो आपने निकालना है। लेकिन ये नए एम्प्लॉय आने की वजह से अब जो इनका रेशियो हो गया है वो रेशियो हो गया है 5:4। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज, जो आपने ये न्यू अर्बन एम्प्लॉय एक्स माने थे, इसका मान निकालना है। अब देखिए, मुझे ये पता है कि रूरल कितने आए थे, वो आए थे 20, मैंने ये 20 इसमें जोड़ दिए तो ये आ गया है 580। मुझे ये पता चल गया है कि नए रूरल एम्प्लॉय आने के बाद भी जो रूरल एम्प्लॉय कुल हैं वो है 580, और रेशियो में उसकी वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। तो मैं 4 यूनिट का मान जो है 580 के बराबर कर दूंगा और 1 यूनिट का मान निकाल दूंगा। जैसे यूनिट कम होती है ये उधर जाके डिवाइड हो जाता है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 1 यूनिट का मान आ गया है 145। तो मैं 5 यूनिट का मान निकाल लेता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं 5 यूनिट का मान निकालता हूं तो 5 से इसको गुणा कर देंगे, 5 5 25, 14 पंजे 70 और 2 72, ये आ गया है 725। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे ये तो पता नहीं है कि एम्प्लॉय कितने आए थे अर्बन नए, लेकिन अब उनकी संख्या 725 हो गई है। नए आने से पहले भी मेरे पास संख्या थी, इनको आपस में घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। 725 में से 640 घटाया तो ये आ गया है आपका 85, और यही आपका आंसर है। भाई देखो, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन में जो बोला गया है वैसे वैसे रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है उसकी, और उसमें ज़्यादा फ्रैक्शंस बन रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। भाई हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको ही सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अच्छा सोल्व होता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं उनमें से 2/3 जो है वो मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। पहले इस बात को समझे कि कंपनी में 2/3 जो है वो मेल हैं। इसका मतलब ये है, ये जो फ्रैक्शन होती है ना, इसमें नीचे वाला तो होता है हमारा टोटल पार्ट और ऊपर वाला पार्ट होता है परसेंटेज रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी में कुल एम्प्लॉय 3 थे तो उनमें से मेल एम्प्लॉय जो है आपके वो 2 हैं। इसका मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल एम्प्लॉय का 2/3 मेल है, 2/3 का मतलब ये है टोटल 3 थे, 3 में से 2 मेल हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर टोटल 3 थे और उनमें से 2 मेल हैं तो फीमेल कितनी है, 1। इस तरीके से हमने मेल और फीमेल का रेशियो निकाला। सबसे पहले टोटल थे हमारे 3, उसमें से जो मेल है वो 2 यूनिट है और जो फीमेल है वो 3 यूनिट है, सॉरी 1 यूनिट है। अच्छा एक बात आप ध्यान रखें, ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है, हमने सिर्फ रेशियो बनाया है। ये 2/3 जो है रेशियो दिया हुआ था उसमें से मैंने निकाल लिया, टोटल एम्प्लॉय 3 यूनिट, मेल 2 यूनिट और फीमेल 1 यूनिट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर आपको आगे दिया गया है इफ 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्परेरी।
आगे इनको बाइफरकेट कर दिया। ये बोला गया है कि मेल का 3/8 टेम्परेरी है और फीमेल का 2/5 टेम्परेरी है। अब यहीं तक सोल्व करते हैं पहले। अब आप देखोगे कि ये जो दो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई हैं, अगर मैं इस दो में से 3/8 निकाल लूं तो और ज्यादा फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी हमारी। हमने ऐसे में क्या करना है, देखिए ये हमारे पास रेशियो ही दिया हुआ था, रेशियो को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीपल करें, किसी से डिवाइड करें, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं इसका एलसीएम ले लूंगा डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम है 8 और 5 का 40, तो मैंने अपनी तरफ से इस रेशियो को 40 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या आ गया है, अब मैं इसको एक बार दोबारा लिख रहा हूं इधर। टोटल एम्प्लॉय तो है 120, 40 गुणा 3, उसमें से जो मेल है वो है 80 और फीमेल जो है वो है 40। ये बात आपको समझ आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, रेशियो को 40 से गुणा किया अपनी तरफ से। हम रेशियो को कितनी भी वैल्यू से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने 40 और 80 और 20 मान ली हैं, अगर मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो दोबारा फिर ये दो अनुपात एक आ जाएंगे, तो 40 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे इसमें बोला गया है कि मेल में जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है वो है 3/8। तो टोटल मेल एम्प्लॉय है मेरे पास 80। 80 का अगर मैं 3/8 निकाल लूं, अगर मैं 80 का 3/8 निकाल लूं तो वो आ जाएगा 30। तो टेम्परेरी जो मेल है वो है 30। टोटल मेल थे मेरे पास 80, 80 में से टेम्परेरी 30 है, तो रेगुलर कितने होंगे, रेगुलर 50 होंगे भाई। जब टोटल 80 हैं, 80 में से 3 टेम्परेरी हैं, 30 टेम्परेरी हैं, तो आपके रेगुलर जो जाएंगे वो 50 हो जाएंगे। ऐसे ही फीमेल टोटल तो है मेरे पास 40 और टेम्परेरी है 2/5। अगर 40 का मैं 2/5 निकालूं तो ये आ गया है 16। इसका मतलब जो टेम्परेरी फीमेल है वो 16 है। अगर टेम्परेरी फीमेल 16 है तो रेगुलर कितनी होंगी, 40 में से घटा दिया 24। भाई यहां तक आपको समझ आ गया। ये पूरा एक ट्री बन गया है। टोटल हमने 120 माना था, मेल उसमें से 80 थे, फीमेल उसमें 40 थे। इन मेल में जो टेम्परेरी एम्प्लॉय थे वो 30 आगे हैं, जो रेगुलर है वो 50 आगे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि टेम्परेरी जो है वो 3/8 है, इसका 3/8 करके निकाल लिया। फीमेल में टेम्परेरी 16 है और रेगुलर 24 है। ये 16 कैसे आए, फीमेल का 2/5 टेम्परेरी था, तो 40 का 2/5 किया तो 16 आ गया है, और 40 में से 16 घटा दिया 24। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिया गया है एंड द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय इज 740। जो टोटल परमानेंट एम्प्लॉय है वो 740 है। इसका हम बाद में यूज करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे पढ़ते हैं अभी। देन 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 7/15 टोटल एम्प्लॉय का, इसका टोटल एम्प्लॉय का 7/15 जो है एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉय। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं उनका 7/15 टेम्परेरी फीमेल से कितना ज्यादा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले जो आपके पास कुल एम्प्लॉय दिए हुए हैं उनका 7/15 निकाल लो। अगर मैं इसका 7/15 निकालता हूं तो 15 8 120, 8 7 56। जो टोटल एम्प्लॉय है उसका 7/15 जो है वो 56 है। और आपसे पूछा गया है कि टोटल का 7/15 टेम्परेरी फीमेल से कितना ज्यादा है। जो आपकी टेम्परेरी फीमेल है वो है 16, तो मैंने इसमें से 16 घटा दिया और मुझे पता चला कि वो टेम्परेरी फीमेल से 40 यूनिट ज्यादा है। अब तक मैंने जो भी कुछ किया है वो सिर्फ हम रेशो में खेले हैं, इसमें से ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। हमने अपनी तरफ से कंपैरिजन किया था और उसी को क्वेश्चन के लास्ट तक हम लेकर चले गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से किसी एक वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होगी और उसी का ही कंपेयर करेंगे और कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपका मन करे। अब इससे पहले ही लाइन में बोला गया था आपसे कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ना वो 740 है। टोटल नंबर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय जो है वो 740 है। तो मैं यहां से देख लेता हूं कि हमारे रेगुलर एम्प्लॉय कितने हैं। रेगुलर मेल तो है 50
और फीमेल हैं 24। तो हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो है 74 यूनिट, और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू 740 दे रखी है। तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 10। यूनिटरी मेथड ये कहता है जैसे ही आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, ये जो पूरा ट्री आपने बनाया है इसमें से अब जो यहाँ रखोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। आपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखने हैं तो 120 यूनिट का मान निकाल लीजिए। अगर आपने सिर्फ मेल निकालने हैं तो 80 यूनिट का मान निकाल लीजिए। अगर फीमेल निकालनी है तो 40 का निकाल लीजिए। रेगुलर फीमेल निकालनी है 24 का निकाल लीजिए। ये सभी रेशियो यूनिफॉर्म रेशियो हैं, आप यहाँ पर जिसका यूनिट रखोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। आपने निकालना था 40 यूनिट का मान, तो 40 यूनिट का मान निकाल देते हैं, ये दर्जा के गुना हो गया 400, आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर है बी। भाई आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। पहले हमने रेशियो में जो जो बोला गया उस तरीके से सारा कंपैरिजन किया, उसके बाद लास्ट में जो एक ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी उसका कंपेयर किया और आपका आंसर निकाल दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। पहले यहां तक ये लाइन समझे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डायमंड है, उसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपका डायमंड है उसके वेट के स्क्वायर के। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो डायमंड का प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उसका वेट है उसके स्क्वायर के, वो ये बोल रहा है। पहले तो आप इसका अर्थ समझे क्या है। आपने प्रोपोर्शनल पढ़ा है तो ये पता होगा कि इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो डायमंड के वेट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना उसके वेट का स्क्वायर होगा उतना ही प्राइस होगा। अगर आप इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करना चाहते हो तो ये होता है हमारा प्राइस इक्वल टू एक कांस्टेंट मल्टीपल करना होता है हमें, और उसके बाद हो जाएगा हमारा वेट का स्क्वायर। ये जो आपका प्रोपोर्शनल दिया हुआ था, अगर आप इसको इक्वेशन में क्रिएट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, अगर इस प्रोपोर्शनल से आप बराबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके साथ आपको एक स्थिरांक मल्टीपल करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट मल्टीपल करना पड़ेगा जिसको हम के मान लेते हैं। अब ये आपकी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब ये जो प्रोपोर्शन है ये दो तरीके से आपको मिलता है। एक तो मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको हम बोलते हैं ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। भाई प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बढ़ गया है, ठीक है। और एक दूसरा होता है ए जो है बी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को इक्वेशन में बदलने का तरीका यही है। अगर इसको आपको इक्वेशन में बदलना है तो इसके इक्वल टू और साथ में एक कांस्टेंट मल्टीपल हो जाएगा। अगर इसको इक्वल करना है तो इसके साथ भी एक कांस्टेंट मल्टीपल हो जाएगा। बस जैसे आपकी इक्वेशन बढ़ती है यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया बस ये पता होना चाहिए आपको। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। आगे बोला गया है ए मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इन 3 पीसेज। एक डायमंड था, एक आदमी से गलती से वो 3 पीसेज में टूट गया और उसका रेशो दे रखा है 3:5:7। एक डायमंड था, वो गलती से एक आदमी से 3 पीसेज में टूट गया और वो 3 पीसेज हैं 3:5:7 एंड द लॉसेज ₹42,600। इसके टूटने की वजह से लॉस हो गया है 42,600 का। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। हीरे का जो वास्तविक मूल्य था वो निकालना है। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। पहले ये दिया हुआ था कि डायमंड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के, जितना भी डायमंड का वेट होगा उसके स्क्वायर के। मैंने इसको एक इक्वेशन में चेंज कर दिया, प्रोपोर्शनल को इक्वल लगाने के लिए इसके साथ एक स्थिरांक मल्टीपल कर लिया। फिर ये बोला गया है जो वो डायमंड था वो गलती से 3 पीसेज में टूट गया है। पहले पीस का वेट है 3 यूनिट, दूसरे का 5 यूनिट और तीसरे का है 7 यूनिट। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मुझे पता चलेगा कि जो टोटल हमारा डायमंड था वो कितने वेट का था। तो 3 और 5 8 और 7 15, वो 15 यूनिट का था, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को ही 1 मिनट के लिए ओरिजिनल वैल्यू मान लेता हूं तो हमारे डायमंड का प्राइस क्या होता। अगर डायमंड का वेट 15 यूनिट होता तो उसका प्राइस क्या होता। मैंने अभी बताया जो प्राइस है ना वो उसके वेट के स्क्वायर के
प्रोपोर्शनल है तो प्राइस इसका निकलेगा के मल्टीपल इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225 के। क्या ये बात आपको समझ आई? ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, मैंने प्राइस निकालना था, डायमंड का टोटल वेट था 15 यूनिट, वेट का स्क्वायर कर दूं मैं अगर, और उसके साथ एक सिंतराक मल्टीपल कर दूं तो आपका प्राइस निकल के आ जाएगा, ये आ गया 225 के। अब अगर जो मेरे पास 3 पीस आए हैं, अगर मैं इनका प्राइस निकालना चाहता हूं तो भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वेट दिया हुआ है। अगर वेट दिया हुआ है तो प्राइस निकाला जा सकता है। प्राइस कैसे निकलेगा? वेट का स्क्वायर करो, उसके साथ एक स्थिरांक मल्टीपल कर दो। वेट का स्क्वायर किया 3 तिया 9 और इसके साथ एक स्थिरांक मल्टीपल कर दिया। ये पहले डायमंड का प्राइस है प्लस में। अगर मैं इस डायमंड का प्राइस निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा? वेट का स्क्वायर करेंगे और इसके साथ एक स्थिरांक मल्टीपल कर देंगे। अगर इसको निकालना है तो वेट का स्क्वायर कर देंगे और उसके साथ एक स्थिरांक मल्टीपल कर देंगे। जो पूरा पीस था उसका प्राइस निकाल दिया, और जो 3 टुकड़े बन गए हैं उनका भी टोटल कर लीजिए। ये हो जाएगा मेरा, इसको 50 मान लीजिए, 50 प्लस 25 75, अब ये 8 रह गया है, 75 और 8 आपका 83 हो गया है। ये आ गया है। टूटने से पहले जो डायमंड का प्राइस था वो था 225 के, और अब हो गया है 83 के। यही लॉस है भाई आपका। अब देख लीजिए यूनिट में कितना लॉस है। ये 5 में से 3 गए 2, 12 में से 8 गए 4, आपका जो लॉस है वो है 142 के। टोटल प्राइस में से इन तीनों का प्राइस घटा दिया, और इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 42,600। यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकाल लूं, ये बराबर ही है भाई बस, ठीक है। अगर मैं यहां से के की वैल्यू निकाल लूं तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 42 14 3 42, तो के की वैल्यू जो है आपकी वो 300 आ गई है। अब आपसे पूछा गया था कि जो आपका डायमंड था पहले टूटने से पहले उसका वास्तविक मूल्य क्या था? उसका वास्तविक मूल्य आया था हमारा 225 के। तो 225 और के की वैल्यू है आपकी 300, बस इसको हल कर दीजिए। 25 3 75 और 3 दूनी 6, 67,500। आपका आंसर आ गया है बी। भाई क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ताकि आपको ये जो पूरा मैंने बताया है ये प्रोपोर्शनल वगैरह वो आपको क्लियर हो जाए। ये एक और क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसमें प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों ही है भाई, ये आपको समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो आप निकाल लोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्राइस ऑफ अ बुक वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ पेजेस। एक बुक का जो प्राइस है ना वो डायरेक्टली वेरी करता है उसके नंबर ऑफ पेजेस पे। जितने ज्यादा पेज होंगे प्राइस उतना ज्यादा होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन एज द टाइम पीरियड्स इन ईयर दैट हैव elapsed सिंस द डेट ऑफ परचेजिंग। और व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि वो कितने समय पहले खरीदी थी। भाई जितनी पुरानी बुक होगी प्राइस उतना कम होता चला जाएगा, इसलिए वो उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, पहले आप ये समझें। इसको लिखा जा सकता है कि जो बुक का प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके नंबर ऑफ पेजेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ ईयर का, कितने साल पहले खरीदी है। ठीक है, ये दोनों ये रिलेशन जो है हम एक साथ ही लिखेंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही का कंपैरिजन प्राइस के साथ कर रखा है। ये बोल रखा है कि बुक का प्राइस डायरेक्टली वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? नंबर ऑफ पेजेस के साथ। पेजेस जितने ज्यादा होंगे प्राइस भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये बोला गया है नीचे नंबर ऑफ ईयर्स, आपके कितने साल हो गए उसको खरीदे हुए। भाई बुक जितनी पुरानी होगी प्राइस उतना कम होगा ना, इसीलिए इसके साथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है साल जितने ज्यादा होंगे प्राइस उतना कम हो जाएगा। अब यहां से आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब भी समझ आ गया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो पेज बड़े होंगे तभी प्राइस बढ़ा होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है
अगर साल बढ़ेंगे तो प्राइस घटेगा। बस ये एक रिलेशन है। इसको अगर आपने इक्वेशन में बदलना है तो उसका मैंने तरीका बताया था। इसको आप इक्वेशन में बदल सकते हो, इसकी जगह बराबर लगा के एक आप स्थिरांक मल्टीपल कर सकते हो, एक कांस्टेंट मल्टीपल कर सकते हो। बाकी ऐसे कैसे रहेगा, नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको ये समझ आ गया है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस पढ़ो और आंसर आएगा आपका। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स इज सेम। 2 बुक का, एक बुक है ए और एक बुक है बी, इनका प्राइस दोनों का सेम है। फिर आगे बोला गया है हाउएवर द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ फर्स्ट बुक इज ट्रिपल ऑफ द पेजेस ऑफ सेकंड बुक। पहली बुक के जो पेजों की संख्या है वो दूसरे बुक के पेजों की संख्या से 3 गुनी है। अगर दूसरी बुक में पेज 1 है तो पहली में 3 होंगे, अगर दूसरी में 2 है तो पहली में 6 होंगे, यानी कि इससे 3 गुना है पेजेस। और आगे बोला गया है इफ द फर्स्ट बुक इज सोल्ड 18 ईयर एगो। अगर पहली बुक 18 साल पहले खरीदी थी, 18 ईयर्स पहले खरीदी थी, तो आपसे पूछा गया देन हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द सेकंड बुक सोल्ड। ये कब खरीदी गई थी, इसको मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए एक्स। भाई यहां से भी प्राइस निकाल लो, यहां से भी प्राइस निकाल लो, क्योंकि प्राइस दोनों का बराबर है, क्वेश्चन में आपको बताया गया था। अगर यहां से प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्राइस निकालने का फार्मूला है मेरा के मल्टीपल में नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस है 3 यूनिट, डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स वो है 18। ये बात समझ आ गई होगी आपको। ऐसे ही इसको रखते हैं, के तो रहेगा ही मल्टीपल में, नंबर ऑफ पेजेस ये मल्टीपल है बीच में, यहाँ भी लगा देता हूँ, और नीचे नंबर ऑफ ईयर और वो है आपकी एक्स। ठीक है, अब इसको बस हल कर लीजिए। के से के कैंसिल हो गया है, 3 एकम 3, 3 6 18, क्रॉस मल्टीपल किया, एक्स की वैल्यू है आपकी 6 आई है। इसका मतलब जो दूसरी बुक है वो 6 साल पहले खरीदी थी, बेची थी, जो भी है। क्वेश्चन आपको समझ आया। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज टफ थी, अगर आपको ये फंडा समझ आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल सकते हो। भाई ये मिसलेनियस में जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे ना, वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो एक टाइप का क्वेश्चन अपने आप में, कहने का मतलब मिसलेनियस के भी मैंने अलग अलग आपको टाइप डिस्कस कर दिए हैं। और इससे पहले मैं आपको रेशो पूरा पढ़ा चुका था। अगर आप ये सारे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप इसको लगातार देख लेते हो तो रेशियो में आपका एक इतना खतरनाक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।